मैंने रिवॉल्वर निकाली, यूं तान दी, मैंने तू कर, मैं तेरे को अभी गोली मारता हूं। उत्तराखंड में साल 2022 में अंकिता भंडारी नाम की एक लड़की की हत्या हुई थी। हत्याकांड का आरोप उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के बेटे पर लगा था। उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि वो कुछ जो है एक्स्ट्रा सर्विस दे। हाँ, क्योंकि रेवेन्यू पुलिस तो करप्ट। मैं फूलपुर थाने में 5 दिन बैठा, सुबह जाता अपनी जीप से, दिन भर खाली बैठ करके शाम को वापस आ जाता। तो मुझे लगा यार हो क्या गया है ये फूलपुर को, यहाँ तो कोई क्राइम नहीं आता, कोई पब्लिक नहीं आ रही मिलने, हो क्या गया है। जब आप कर्फ्यू रिलैक्स करते हो वो टाइम है जिसमें एक्चुअल में कोई शरारत कर जाएगा, चाकू मार जाएगा कहीं पीछे से, और वो टाइम है जब र्यूमर्स बहुत फैलती है, वहाँ 4 मार दिए, वहाँ उनकी महिलाओं की ऐसी नेगेटिव लैंग्वेज बोल बोल के र्यूमर फैलाते हैं। तो वो सुबह सुबह वो फटने से पहले एक चांस लिया आतंकवादियों ने, और वो ऐसा टाइम भी होता है लोग बाथरूम जा रहे हैं, लोग ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, तो वो एक बर्स्ट फायर मारते हुए भाग गए, 2 पुलिस वाले मर गए। और एक टाइम ऐसा था कि मेरे एक हाथ में AK-47 था, एक हाथ में वो टेररिस्ट था। नमस्कार, आज तक रेडियो के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप देख और सुन रहे हैं अपना पसंदीदा शो क्राइम ब्रांच। इस शो में हम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, कहानियां सुनते हैं उनसे जिनका कभी न कभी किसी न किसी तरह से क्राइम से लेना देना रहा है। दोस्तों, उत्तराखंड में साल 2022 में अंकिता भंडारी नाम की एक लड़की की हत्या हुई थी। हत्याकांड का आरोप उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के बेटे पर लगा था। जिस वक्त अंकिता गायब थी उस वक्त उसके पिता दर दर की ठोकरें खा रहे थे FIR दर्ज करने के लिए। उस दौरान FIR दर्ज हुई तत्कालीन उत्तराखंड के DGP अशोक कुमार के कहने पर। वो अशोक कुमार आज हमारे मेहमान हैं, हमारे साथ हैं। इन्होंने कई किताबें लिखी हैं, जिसमें 2 प्रमुख किताबें जो मुझे नाम याद है, खाकी में इंसान और साइबर इनकाउंटर। लंबा चौड़ा प्रशासनिक अनुभव अशोक कुमार को है। आज इनसे हम इनकी जिंदगी के बारे में, आतंकवाद के जो केस इन्होंने हैंडल किए हैं उसके बारे में, अंकिता भंडारी हत्याकांड के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। उनके किताबों के बारे में भी बात करेंगे। अशोक सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। धन्यवाद ओझा जी। अंकिता भंडारी, साल 2022 में उसकी हत्या हुई थी। वो ऋषिकेश के पास एक फार्म हाउस में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। वो उत्तराखंड में काफ़ी मामला उठा, लोगों में आक्रोश बढ़ा। क्या था वो मामला और उसमें आपको कब ये जानकारी मिली थी, कैसे इन्वेस्टिगेशन हुई थी? देखिए, आपने तो इस मामले की खुद ही रिपोर्टिंग की है। मैं ये कह सकता हूँ कि जिस क्षेत्र में ये पड़ता था रिसोर्ट, वो रेवेन्यू पुलिस के अंतर्गत आता था, राजस्व पुलिस, जो उत्तराखंड की एक विशेषता है, क्योंकि जो पहाड़ों के इंटीरियर क्षेत्र होते हैं वहाँ पुलिस के काम को भी पटवारी ही देखता था, उसको राजस्व पुलिस बोलते थे। ठीक है, तो ये केस का ये जो जगह थी, इसका घटनास्थल जो था वो पटवारी क्षेत्र में पड़ता था, किंतु दुर्भाग्य की बात ये रही कि पटवारियों ने FIR लिखी नहीं। तो फिर इसके फादर जो है मुझे मिले थे SDGP, मेरे DGP ऑफिस में। तो मैंने इमीडिएटली SSP से बात की कि भाई ये तो बहुत गंभीर मामला है, आप तत्काल DM से बात करिए कि FIR कराइए, और FIR करा के केस को रेवेन्यू पुलिस से रेगुलर पुलिस में ट्रांसफ़र करवाइए जी। तो ये मेरे इंटरवेंशन पे FIR लिखी गई और मेरे कहने पर ये फिर जो है केस रेगुलर पुलिस को आया। ठीक है, उसमें इन्वेस्टिगेशन भी आपने की। 2025 में सभी आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। उस वक्त क्या आप पर कोई दबाव था, या ये सवाल उठे क्योंकि इसमें जो पुलकित आर्या मुख्य आरोपी जिसका फार्म हाउस था, उसके पिता BJP नेता थे और एक बार राज्य मंत्री भी रह चुके थे। तो क्या पुलिस पर कोई दबाव था? उत्तराखंड पुलिस पर बहुत आरोप लगते थे उस वक्त की इन्फ्लुएंस था, पॉलिटिकल लीडर, इस वजह से इन्वेस्टिगेशन देखिए ढंग से नहीं हुई। ओझा जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा, FIR होने के 24 घंटे के अंदर हमने मुलजिम अरेस्ट कर लिए तीनों। FIR होने के 2 दिन के अंदर हमने डेड बॉडी रिकवर कर दी, हमारी चार्जशीट लग गई। कोर्ट ने हमारे विवेचना को, इन्वेस्टिगेशन को इतना सही पाया कि कोर्ट ने सजा योग्य पाया।
ठीक है ना, आजीवन कारावास की सजा दी। अब क्या सजा दी, ये तो कोर्ट का जुरिडिक्शन है, मेरा जुरिडिक्शन नहीं है। बिल्कुल जी। तो हमने एज ए पुलिस ऑफिसर, जिसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी, एफआईआर दर्ज कराई। जो अपराधी थे उनको इमीडिएट अरेस्ट किया, चाहे वो पार्टी से जुड़े थे या नहीं जुड़े थे, ठीक है ना। अगर हम पे कोई दबाव होता है या हम दबाव में आते तो क्या उनका सेम डे अरेस्ट हो जाता, विद इन 1 डे। और बेल नहीं उनकी किसी भी दिन, लगातार बेल का प्रयास करते रहे, कभी बेल नहीं मिली उनको, और फाइनली सजा हो गई। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई हमारे पुलिस की जो विवेचना है पूरी तरह सफल थी। पूरी एक एसआईटी गठित की गई थी, डीआईजी थी हमारी रेणुका, रहने वाली तमिलनाडु की थी। मुझे उनकी न्यूट्रलिटी पे किसी भी रूप में किसी तरह का शक नहीं है, न वो किसी दबाव में आने वाली थी। आजकल सीबीआई में आ गई हैं वो खुद। तो मेरे विचार से हमारी पुलिस जो है उसने अपने हिसाब से सही काम किया। कुछ अगर मुझे बता पाए कि इस हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया गया था? पुलकित आर्या और 2 और लोग, कुल मिलाकर 3 लोग, जहाँ तक मेरी यस, जानकारी बिल्कुल थी। 3 मुलजिम। 3 मुलजिम आपने अरेस्ट किए थे। जी जी। किस तरह से उसकी हत्या की गई थी? पहले तो गायब थी, लाश कहाँ मिली और क्यों हत्याकांड को अंजाम दिया गया, बस इतना। देखिए, मेरे ख्याल से ये सारा तो पब्लिक डोमेन में है कि कहीं ना कहीं उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि वो कुछ जो है एक्स्ट्रा सर्विस दे, ठीक है ना। और उसी को लेके कुछ उनमें टेंशन हुआ, उसको टेंशन को रिलीज करने के लिए वो लोग उसको घुमाने के लिए करके गए, और वापसी में जो है गंगा जी के किनारे में ये जो है हादसा हुआ, जिसको कह लीजिए मर्डर कह लीजिए, तो मर्डर हुआ। तो फिर वो हमारी विवेचना को कोर्ट ने भी सही माना, तभी तो सजा दी मर्डर के केस में भी। दोस्तों आपको बताऊं, जिस अंकिता भंडारी की हत्याकांड की हम बात कर रहे हैं, गरीब परिवार, वो बेटी अपने परिवार का दाल रोटी चलता रहा इसके लिए खुद आगे बढ़ी और बतौर रिसेप्शनिस्ट वो एक फार्म हाउस में काम करने लगी जो बीजेपी के एक नेता का था, और उसका बेटा उस फार्म हाउस की देखरेख करता था। अंकिता भंडारी सितंबर 2022 में अचानक कहीं गायब हो गई। पिता दर दर की ठोकरें खाते रहे। जैसा अशोक सर ने बताया कि उत्तराखंड में कुछ हिस्से पुलिस के जुरिडिक्शन में आते हैं और कुछ हिस्से पटवारियों के जुरिडिक्शन में आते हैं। अभी अपने आप में बहुत कंफ्यूजिंग सा मामला है, क्योंकि अगर कोई हत्याकांड हुई है तो उसकी जांच रेवेन्यू पुलिस कैसे करेगी? ये पहाड़ बड़ा इंटीरियर क्षेत्र था, वहाँ पे क्राइम थी नहीं, वहाँ सड़कें थी नहीं, क्राइम था नहीं। लोग बात कहते हैं घर में ताला भी नहीं लगाते थे, शुरुआती दौर की बात बोल रहा हूँ। तो ऐसे में इन सब इंटीरियर क्षेत्रों में थाने खोलना कितना मुश्किल होता। तो जो प्रशासन था ब्रिटिश कालीन कह लीजिए या उस टाइम पे, तो उन्होंने ये सोचा कि भाई यहाँ क्यों पुलिस की वो करना है, जो एक पटवारी एक गवर्नमेंट का नुमाइंदा है उसी से जो है पुलिस का काम करने को कह दिया जाए। साल में 1-2 केस आता था पटवारी के क्षेत्र में, जो आपसी झगड़ा या मर्डर या रेप, क्योंकि ये ऐसा क्राइम है जो बॉडी क्राइम है, हो जाता है, ये प्रॉपर्टी क्राइम नहीं है। आपसी झगड़े भी होते हैं घरों में, ठीक है। और रेप मैं पहाड़ में एसपी रहा हूँ चमोली में, और मर्डर, ये 2-3 घटनाएं, 2-3 क्राइम साल में 1 या 2 केस होते थे, ठीक है। तो इसलिए इसको पटवारियों को दिया गया था। धीरे धीरे ज्यों ज्यों उत्तराखंड डेवलप होता जा रहा है तो सड़कों का जाल बढ़ रहा है, लोगों पे पैसा बढ़ रहा है, तो साथ में क्राइम भी बढ़ रहा है। तो अभी जो है ना, इस कांड के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी डायरेक्शन आया, स्टेट गवर्नमेंट ने एफिडेविट फाइल किया है कि हम रेवेन्यू पुलिस को ख़त्म कर देंगे, सो कॉल्ड रेवेन्यू पुलिस, और सब जगह रेगुलर पुलिस होगी। तो अब लगभग 90% क्षेत्र ऑलरेडी रेगुलर पुलिस में आ चुका। हाँ, क्योंकि रेवेन्यू पुलिस तो करप्ट नहीं कहेंगे, वो पुलिस ही नहीं है भाई। पटवारी को पुलिस का कितना नॉलेज है? वहाँ जो बीजेपी के नेता का फार्म हाउस था, वहाँ धड़ल्ले से ढेर सारे फार्म हाउस खड़े खोल लिए गए। पुलिस कटिंग लेती होगी और बिना रेवेन्यू की कटिंग के वो पैसे के और भ्रष्टाचार के वो फार्म हाउस खुल गए। उत्तराखंड में बहुत फार्म हाउस खुल गए। आप बीजेपी थे तो आपको तो सब मालूम ही होगा, बताइए, सब प्रकाश डालिए। मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि ये करप्ट है या वो करप्ट है। करप्शन है, सभी जगह पर है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, और हमने तो उसे कभी टॉलरेट नहीं किया। मैं डायरेक्टर विजिलेंस रहा, मैंने 1.5 साल में 50 लोग अरेस्ट किए। पहले की एवरेज उत्तराखंड की 15 साल में 150 अरेस्ट था, यानी हर साल 10, और हमने 1.5 साल में 50। और उसमें बहुत सारे ऑफिसर थे, इंक्लूडिंग 1 गवर्नमेंट एडवोकेट, जो सरकारी वकील होते हैं। तो हम तो यही कह सकते हैं, हमने लोगों को ये सिखाया कि
कम से कम विजिलेंस होने का लोगों को पता चले कि करप्शन भी क्राइम है। लोग बाग करप्शन को क्राइम ही नहीं मानते, वो सोचते हैं बड़े आराम से ऑफिस में ले लेते थे। तो हमने कहा इतना तो डर बैठे कि आप क्राइम करो, जैसे चोर को चोरी करते हुए डर लगता है, ऐसे ही करप्ट आदमी को पैसा पकड़ते हुए डर लगना चाहिए। तो ये हमने डर बैठाया था लोगों तो अच्छा, वो जमी जमाई व्यवस्था जो है बनी बनाई व्यवस्था मानते होंगे, करप्शन नहीं। को। तो बहरहाल तो अंकिता भंडारी के केस में तो खैर उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। गाय बगाया मुद्दा उठता है, मशाल जुलूस निकलता है, नहीं, परिवार फांसी की मांग करता है। ये आपने देखा होगा बीच न्यूज में। जी बिल्कुल, न्यूज में देखा मैंने, नेचुरल है ये तो, हर आदमी चाहेगा मैक्सिमम सजा हो। जी, आप अपनी इन्वेस्टिगेशन आप संतुष्ट है अपनी टीम? इन्वेस्टिगेशन तो अच्छी हुई है तभी तो सजा हुई। देखिए क्या सजा देगा ये तो कोर्ट का जुरिडिक्शन है, पुलिस का जुरिडिक्शन ही नहीं है। कोर्ट ने माना कि इन्होंने क्राइम किया है और क्राइम को पुलिस सिद्ध करने में सफल हुई। यही तो हमें सिद्ध करना है ना कोर्ट में कि भाई क्राइम जो है ना, हमें एविडेंस प्रोड्यूस करना होता है, साक्ष्य देना होता है। तो साक्ष्य जब आप सिद्ध कर पाते हो तभी सजा होती है, तो वो सिद्ध हुआ। खैर अब मैं ये बात कर लेता हूँ कि खाकी में इंसान आपने किताब लिखी। जी जी। तो ये खाकी में इंसान का शीर्षक क्यों ढूंढा? क्योंकि आम जनता तो मानती है कि खाकी वाले इंसान ही नहीं होते। तो इसलिए तो ढूंढा ना कि भाई लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि खाकी में इंसान नहीं होते। आपको वर्दी बना दे तो आपका इंसान नहीं रहोगे? आप मुझे बताओ ओझा जी। जनता माने नहीं, जनता के बीच बहुत गलत इंप्रेशन है एक तरीके का। तो उसी को तोड़ने के लिए किताब लिखी। क्या है किताब? यही बता रहा हूँ, उसी को तोड़ने के लिए किताब लिखी। जब मैं आईआईटी में पढ़ता था, आईआईटी दिल्ली से पढ़ा हूँ मैं, बीटेक एमटेक, तो हमारी रेपुटेशन हाई होती है ना। किंतु जब आप पुलिस में आ जाते हो, आईपीएस की तो रेपुटेशन है बट पुलिस की कम है। तो ऐसा क्यों? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, खाकी वर्दी में भी आखिर इंसान ही बसते हैं। ट्रेजेडी कहाँ है? ट्रेजेडी कह लीजिए उसको, वो ये है कि खाकी वर्दी का डर बदमाशों में होना चाहिए, बदमाशों में न होकर शरीफ आदमी में। तो ये गड़बड़ है, ये सिस्टम की गड़बड़ कह लीजिए, खाकी की गड़बड़ कह लीजिए, पुलिस की गड़बड़ कह लीजिए, व्यवस्था की गड़बड़ कह लीजिए। आम आदमी को तो खुश होना चाहिए ना, पुलिस आ गई अब हम सुरक्षित हैं। हर महिला को खुश होना चाहिए, बच्चों को खुश होना चाहिए, बूढ़ों को खुश होना चाहिए, व्यापारियों को खुश होना चाहिए कि हमारे यहाँ चोरी नहीं होगी, डकैती नहीं होगी। किंतु उल्टा हो रहा है, पुलिस आ गई सब डर गए, आम आदमी डर गया। आम आदमी डर के गया। साथ तो बैठ के पैक वैक सब चलता है। अब ये तो मैं नहीं कहूंगा, चोली दामन, किंतु बदमाश- बदमाश चोली दामन का साथ आम जनता बहुत घबराती है। बदमाश को जितना डर लगना चाहिए वो नहीं लगता। तो डर तो बदमाश में होना चाहिए ना, उल्टा हो रहा है। तो ये जो इमेज है पुलिस की, इसको तोड़ना जरूरी था, इसलिए मैंने किताब लिखी। देखो मैं तो पूरी लाइफ 34 साल प्लस मैं पुलिस में रहा हूँ। पूरी लाइफ डे 1 इलाहाबाद से शुरू किया था मैंने अपना एएसपी अंडर ट्रेनिंगशिप। तब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अलग नहीं था। तब एक ही था, 1990 की बात है, 89 बैच है हमारा। 90 में हम इलाहाबाद चले गए थे। फूलपुर में मैंने थाना अध्यक्ष करी है। फूलपुर जहाँ से अतीक अहमद जो सांसद रहा फूलपुर। मेरे ख्याल से नेहरू जी की भी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती थी वो। अच्छा, हाँ, तो फिर फूलपुर में आप रहे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पुलिसिंग की खाकी की बात हो रही है ना, हाँ? तो खाकी में अगर बदमाशों में डर बैठा दे पुलिस तो सारे उसकी पसंद वाहवाही करेंगे। पर वही जो गड़बड़ ये है कि इसको रिवर्स है, इसको हमें चेंज करना है। तो हमने फूलपुर से लेकर के उत्तराखंड के डीजीपी तक जितने भी हमने एपिसोड किए पूरे लाइफ में, पूरी ये कोशिश की कि जनता से हमारा कनेक्ट बने, पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग हम करें, ठीक है, और जो है बदमाशों में हमारा खौफ हो। मैं आपको पहला एग्जाम्पल फूलपुर थाने का ही देना चाहता हूँ। मैंने कहीं एक जगह और बोला है तो रिपीट हो रहा है, बट जरूरी है, मेरी किताब में लिखा है मैंने। हाँ, हम लोगों को थाना अध्यक्षी करनी होती 3 महीना। उससे पहले मैं 3 महीना इलाहाबाद शहर रह के आ गया था। अच्छा, मतलब एक आईपीएस अधिकारी को हाँ, एसएचओ होना होता है। एसएचओ बनना होता है। अच्छा, तो शुरुआती दौर में हम एसएसपी ऑफिस में रहते थे, फिर एसपी सिटी ऑफिस में रहे हफ्ता 10 दिन, फिर हम सिटी के थाने में रहे। तो ये सब हमने 2-3 महीने देखा। तब हम इंडिपेंडेंट चार्ज में नहीं थे। फिर हमको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता कि 3 महीने आप थाना संभालो और रूरल थाना संभालो। तो आजकल तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी कि इंस्पेक्टर को हटा ही देते हैं, थाने में सिर्फ आईपीएस अधिकारी रहता है कि आप ही थाना प्रभारी हो, आप ही निपटो।
उन दिनों ये डर लगता था कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, तो इंस्पेक्टर साहब वहीं रहते थे, ऊपर से आईपीएस अधिकारी बैठा दिए जाते थे। तो मैं फूलपुर थाने में 5 दिन बैठा, ठीक है। सुबह जाता अपनी जीप से, दिन भर खाली बैठ करके शाम को वापस आ जाता। तो मुझे लगा यार हो क्या गया है ये फूलपुर को, यहाँ तो कोई क्राइम नहीं आता, कोई पब्लिक नहीं आ रही मिलने, हो क्या गया है, बड़ा शांत इलाका है। मैंने तो बड़ा सुना था कि बड़ा क्रिमिनल एरिया है। तो 5th डे मैं परेशान होकर के या सरप्राइज होकर वापस जा रहा था अपने गेस्ट हाउस के लिए, तो मुझे थाने के बाहर टी स्टॉल पे, टी चाय की दुकान, स्टॉल क्या दुकान थी उन दिनों जैसे खपरेल वाली, उस पर 40-50 लोगों का झुंड दिखा। तो मैंने अपनी जीप रोकी और उनमें से एक बूढ़े बाबा को बुलाया। मैंने कहा, बाबा यहाँ क्या कर रहे हो तुम? कह रहे हम इंतजार कर रहे हैं। किसका इंतजार कर रहे हैं? कि वो आईपीएस साहब बैठे ना, जब वो चले जाएंगे तब हम थाने जाएंगे। मैंने कहा भाई 3 बार से मैं इंतजार कर रहा हूँ तो आप आए नहीं। तो मैंने कहा ये कौन सिखा रहा है तुमको? वो इंस्पेक्टर साहब ने कह रखा है जब आईपीएस साहब चले जाएंगे तब तुमको आना है। तो आप समझ लो ये जो थाने हैं उनके बाहर ये दलाली तंत्र पैदा हो जाता है। तभी तो ना ये चाय की दुकानें जो आसपास हैं कहीं ना कहीं सेटिंग के पॉइंट्स हैं, वहाँ पे सेटिंग कर रहे हैं कि भाई जब साहब जाएंगे तब आना, तब हम अपना डील करेंगे अपने हिसाब से। तो इस तंत्र को तोड़ना जरूरी है। तो मैं तो डे 1 से हमने वहाँ से लगे, कोरोना में हमने जाने क्या क्या नए स्टेप्स उठाए और हमेशा से पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग की। हर स्टेप का हमारा ये था कि पब्लिक के मन से पुलिस का डर निकले, आम जनता को खुशी हो कि पुलिस आ गई है, अब हम सुरक्षित हैं। बड़ा अच्छा लगा, खाकी में इंसान है। हाँ, तो आपने इलाहाबाद से शुरू की, डीजीपी उत्तराखंड तक रहे, रिटायर हो गए, अभी भी आप वाइस चांसलर हैं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। हाँ, तो अब जी घूमते घूमते होंगे, तो ये जमी जमाई व्यवस्था खत्म हो गई? ईमानदारी से बताइए तो। देखिए बहुत मुश्किल है, ईमानदारी से बताएं तो बहुत मुश्किल है। कारण क्या है ना, जिसके हाथ में पावर दे दीजिए वो उसको मिसयूज करता है, और पुलिस के हाथ में तो ट्रिपल पावर है। आप समझे, पहली पावर वर्दी की, दूसरी पावर वेपन्स की। हर आदमी के पास वेपन थोड़े हैं, पुलिस के पास तो रिवॉल्वर, पिस्टल, AK-47 सब कुछ है। किस लिए दिए हमको? इसलिए दिए लोगों की सुरक्षा करें बदमाशों से, आतंकवादियों से, पर वो पावर भी है। और तीसरी पावर कानून की, FIR कर दो, अरेस्ट कर लो, ये सारी पावर्स है ना कानून की। तो ट्रिपल पावर पुलिस के पास है, तो मिसयूज की संभावना तो रहेगी, दुरुपयोग। मिसयूज होता जब तक कड़क ऑफिसर न बैठा हो, ईमानदार ऑफिसर न बैठा हो ऊपर, तब तक उसके दुरुपयोग की संभावना रहेगी। तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि मिसयूज तो होता है। जी बिल्कुल, मैं एग्री कर रहा हूँ। सब नहीं, सारे पुलिस वाले एक जैसे नहीं है। बहुत अच्छे पुलिस वाले भी हैं, संवेदनशील पुलिस वाले भी हैं जो जनता की हेल्प करते हैं और निस्वार्थ भाव से करते हैं। कितने सारे अच्छे बड़े काम आपने पुलिस के देखे होंगे, किडनैपिंग को जो है वर्कआउट करना, मर्डर्स को वर्कआउट करना, बड़े बड़े केसेस को वर्कआउट करना। परंतु साथ ही साथ दुरुपयोग वाले भी बहुत लोग हैं जो पुलिस की इन ट्रिपल पावर्स का दुरुपयोग करते हैं। इसीलिए पुलिस की छवि खराब है, इसीलिए खाकी में इंसान लिखने की जरूरत है और उसको बार बार जीने की जरूरत है कि वो नैरेटिव रिपीट होता रहे, तब जाकर के जनता में बैठ पाए कि खाकी में भी इंसान है। खाकी में इंसान और वर्दी वाला गुंडा, दोनों में से कौन किताब ज्यादा बिकती है? खाकी में इंसान ज्यादा बिकनी चाहिए, लेकिन बिकता कौन सा है? अब आप ही लोग देख लो ना। मीडिया की जो नेगेटिव कहानियां है वो ज्यादा चलती है। मैंने कहा केशव जी, बाकी हमारे लोग बताएंगे कि भाई वर्दी वाला गुंडा किताब ज्यादा बिकेगी कि खाकी में इंसान? सेंसेशनल बिकते हैं, क्या करें। नहीं, सेंसेशन बिकता, इमेज ही वैसी पुलिसिंग की लंबी लंबे। अब तो खैर मैं सुन रहा हूँ कई सीनियर अधिकारी कि भाई पीपल फ्रेंडली पुलिस और जन संवाद और ये सारी चीजें हो रही है। सब मैंने शुरू किया उत्तराखंड में, ये सब गांव गांव जा करके, शहर शहर जा करके, हर थाना क्षेत्र में जितने मेरे जिले थे, जितने हर पूरे उत्तराखंड में किया मैंने जन संवाद। नहीं खैर, मैं आपको देख रहा हूँ, ऐसा डीजीपी तो हमने देखा नहीं उत्तराखंड में जब डीजीपी थे। बाकी आप इलाके के डीजीपी के पास चले जाए मिलने के लिए तो जो है जूता घिस जाएगा। डीजीपी उत्तराखंड अशोक जी जब थे, तब जब चाहे तब अपना पर्ची दो, मिलो, बात करो, इंटरव्यू लो। खैर अब इलाहाबादी हैं आप, तो इलाहाबाद की इलाहाबाद का एक्सपीरियंस कैसा लगा? क्योंकि मैं भी इलाहाबाद से पढ़ाई लिखाई मैंने की, वहाँ की पानी में अलग
बहुत सारी यादें हैं वहाँ की। मैं माघ मेला इंचार्ज भी रहा। मेरे अंडर में ये क्षेत्र भी था, नैनी और दारागंज वाला, संगम क्षेत्र वाला, ठीक है? और पुलिस लाइन का भी इंचार्ज होता था मैं, तो बहुत सारी यादें हैं वहाँ की। बहुत अच्छी यादें भी हैं और वैसी वाली भी हैं जो टफ फेजेज़ होते हैं लाइफ़ के। आपने नैनी का जिक्र किया, तो नैनी ब्रिज पर कोई हत्याकांड हुआ था, 10,000 लोगों की भीड़ आ गई थी, आपके दोस्त थे उनको घेर लिया था, कैसे वो क्या हुआ? नहीं, दोस्त नहीं थे, मैं सीओ नैनी था। एएसपी होते हैं ना जो फर्स्ट पोस्टिंग हमारी होती है, रेगुलर पोस्टिंग, ट्रेनिंग के बाद आईपीएस की, वो एएसपी होती है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। वो काम की दृष्टि से सीओ के बराबर होती है। तो मुझे सीओ नैनी का इंचार्ज था। दारागंज और नैनी 2 थाना क्षेत्र मेरे अंडर में आते थे। तो नैनी में किसी दिन डबल मर्डर हो गया। हाँ, मेरा कोई जानकार नहीं था इसमें, ठीक है? तो डबल मर्डर हो गया, जनता में एजिटेशन जैसा होता है, क्राइम क्यों हो रहा है, ये हो रहा है, पुलिस क्या कर रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उन्होंने उठा करके नैनी ब्रिज पे बॉडी लाके रख दी और जाम लगा दिया। अब समझ सकते हैं, पूरी मिर्जापुर साइड तो उसी ब्रिज से जुड़ी हुई है। तो वहाँ भी भीड़ बढ़ती गई। मुझे खबर आई थाने से कि नैनी ब्रिज पे जाम लगा है, तो हम दौड़ पड़े। नए थे हम और हमारे 2 गनर, टोटल 3 लोग हम। तो वहाँ पहुँचे तो मैंने देखा भीड़ बढ़ती गई, लगभग 10,000 की भीड़ हो गई। किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी, कम से कम किलोमीटर से ज़्यादा ही होगी। तो सडनली भीड़ से एक बंदा जो है, मैंने देखा, हम 3 लोग थे, 1 में पीछे 2 मेरे गनर। उन दिन 303 लेके चलते थे, मेरे हाथ में रिवॉल्वर थी, ठीक है? तो हमने मैसेज दे दिया था कि भाई फोर्स भेजो, यहाँ जो है वो बढ़ती जा रही है, भीड़ बढ़ती जा रही है, और फोर्स भेजो, वायरलेस से बोला। किंतु उस टाइम तो हम 3 ही थे डील करने वाले। तो मैंने देखा एक आदमी अपना एक तेल की वो लाया, पीपिया, और उसने छिड़का बस के टायर पे, ठीक, मेरी आंखों के सामने। और फिर उसने ये चालू किया। हाँ, तो मेरा जो एकदम से नेचुरल रिएक्शन बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं मैंने कोई प्लान किया सोचा, मैंने रिवॉल्वर निकाली, यूं तान दी, मैंने तू कर, मैं तेरे को अभी गोली मारता हूँ। रुक गया वहीं, वो वहीं रुक गया। तो इस मैसेज ये है कि जिस काम को हो सकता है हमारी 200 पुलिस नहीं कर पाती, वो मेरे एक रिवॉल्वर तानने से रुक गया। दंगा ही तो होता, बस में आग लगती तो क्या आगजनी, मतलब कितना बड़ा दंगा हो सकता है। तो वो भीड़ भी ये देखते कि आप वेदर यू मीन इट और नॉट, उसे पता था ये गोली चला देगा इस टाइम। नहीं तो ये आपको लगा नहीं, क्यों, मतलब उस वक्त जब पिस्टल निकाली थी, चले जाइए उस दौर में, हाँ। तो क्या, क्यों लगा निकाली पिस्टल, क्या हरकत हो गई थी? वो इसलिए कि मुझे दंगा रोकना है, मुझे आगजनी रोकनी है। मैं कह रहा हूँ जोश था, ड्यूटी का जोश, जुनून, आप समझे, जिस वजह से मैं ऐसा कर पाया। आज की डेट में शायद मैं ऐसा नहीं करूं, 30-34 साल की पुलिसिंग के बाद भी शायद ऐसा ना करूं, वेट करूंगा कि आने दो, थोड़ा और पुलिस आने दो। किंतु वो नए जोश में मैंने कहा मैं अपने सामने दंगा नहीं होने दे सकता, कुछ हो जाए। मैंने रिवॉल्वर तान दी, बिना इस बात की चिंता किए कि भीड़ हम पे अटैक कर सकती है, ये उल्टा पड़ सकता है ये मूव। तो कई बार ऐसे होता है। तो हुआ क्या फिर? थम गए? थम गया, वो आगजनी थम गई, और 5-7 मिनट में हमारी फोर्स आ गई। तो फिर हमने उनको बाद में दौड़ा लिया। उस दौर में अतीक उस दौर में इलाहाबाद का माफिया कौन था? अतीक था उन दिनों, पर बिगनिंग थी उसकी। 90, 91, 92, 93 तक मैं रहा हूँ इलाहाबाद में। 6 दिसंबर 92 को भी मैं रहा हूँ, जिस दिन अयोध्या वाला जो इशू था, डिस्प्यूटेड साइट वाला। तो वो मुझे इसलिए याद आ रहा है कि वो 6 दिसंबर से 16 दिसंबर हमने कर्फ्यू लगाया इलाहाबाद में। अच्छा, मतलब जो बाबरी मस्जिद ढांचा जब गिराया गया, यस, विवादित ढांचा जब गिराया गया, तो वो उस दौरान आप इलाहाबाद में थे। यस। तो क्या माहौल था उसमें, किस तरह से, मतलब उस वक्त तो काफी सेंसिटिव माहौल था। जब ये न्यूज आई कि ऐसे कुछ घटना घटी है, दोपहर से ऐसा लग रहा था कि कुछ होने वाला है। डीएम एसएसपी एक गाड़ी में थे, मैं उनकी गाड़ी में बैठा था। करीब 6 बजे शाम की बात है, 6 दिसंबर की। उन्होंने खबर सुनी कि विवादित ढांचा ढह चुका है। तो उन्होंने कहा देखिए यहाँ होंगे दंगे। दोनों ने आपस में बात करी, हाँ, और उन्होंने कहा कर्फ्यू लागू। दे डिसाइडेड इन 1 मिनट, एंड इलाहाबाद वाज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू
अनाउंस कर्फ्यू। उसके बाद बहुत सारे शहरों में लगा, आपको पता है। तो हमें फिर कर्फ्यू लागू करना था, ठीक है। तो मैंने पहली बार देखा लाइफ में कि कैसे अनाउंस करते हैं, कैसे लोगों को अंदर करते हैं, कैसे जो है, ठीक है। अगली मॉर्निंग में देख रहा था, 6 दिसंबर को तो ज़्यादा मुश्किल नहीं था उस रात, तो 7 की सुबह लोगों में उबाल, ये कर देंगे, वो कर देंगे, भीड़ निकल निकल करके आए। अच्छा था कर्फ्यू लगा हुआ था, उससे बाहर हमने आने ही नहीं दिया, फोर्स खड़ी थी सब तरफ, चारों तरफ। नहीं भाई, शांत रहो, हैं, पेशेंस, हैं। तो वो फेज था। मैं 10 रात नहीं सोया ओझा जी, 10 रात, 1 मिनट भी नहीं सोया, सच। ये मैं सोचता हूँ आदमी की अपने बॉडी की सीमा खुद नहीं पता होती। क्या होता था, हमारे एसएसपी साहब थे मनोज कुमार, वो 12 बजे चले जाएंगे, 11-12 बजे एसएसपी डीएम साहब, चलो जी आप देखो, एसपी सिटी साहब, एसपी साहब आप लोग देखो। फिर 2-1 बजे एसपी सिटी साहब भी जो है थोड़ा घूम घाम के चाय कॉफ़ी पी करके कहीं, वो अशोक यार मैं तो जा रहा हूँ, आप जानते हो मेरा फैमिली है, हैं, वो भी चल देंगे। तो रह गया अशोक एज एन ऑफिसर। तो फिर हम चौक चौक, चौराहे चौराहे जा करके, जब उन दिनों अलाव जलाते थे हम पुलिस के लिए चौराहों पे, कि भाई रात भर बेचारे जाग रहे हैं, कर्फ्यू लागू कर रहे हैं, तो उनके साथ वो सेकेंगे, अपना आग सेकेंगे, उनको भी चाय कॉफ़ी मूंगफली कराएंगे, और कभी इस चौराहे कभी उस चौराहे। तो हम पूरे 10 दिन तक 1 मिनट भी नहीं सोए। सुबह जाता था मैं 6 बजे फ्रेश होने अपने घर, फ्रेश हुआ, कुछ खाया पिया, फिर वापस। जब बाकी लोग आ जाते थे ना इस एरिया में, तब मैं जाता था। तो ये कर्फ्यू में तो ये भी होता है ना कि भाई बाहर निकल गोली मार देंगे, बिल्कुल होता है, चेतावनी देकर। बिल्कुल बोला जाता है, अनाउंस किया जाता है, माइक से अनाउंस करते हैं। पर दूसरे तीसरे दिन के बाद के कर्फ्यू का सीन अलग होता है, लोग सबकी हिम्मत टूट जाती है, फिर ह्यूमन प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। किसी के यहाँ डेथ, किसी के यहाँ शादी, किसी के यहाँ कुछ और, तो फिर वो सरेंडर हो जाता है आदमी खुद की। वो सब पूरा सब लोग सरेंडर हो जाते हैं। तीसरे दिन मैंने देखा, 2 दिन के बाद तीसरे दिन सबकी हिम्मत जवाब दे जाती है। फिर वो रिक्वेस्ट शुरू होती है, सर हमें ये परमिशन दे दो, सर हमें वो परमिशन। तो ह्यूमन ग्राउंड पे देते थे, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे। तीसरे दिन तो दूध वूध का सप्लाई ये सब शुरू हो जाता है, पासेज शुरू हो जाते हैं एसेंशियल सर्विसेज के। 2 दिन तो कुछ नहीं हुआ वहाँ, 2 दिन सब टोटल जीरो। तीसरे दिन ये सब शुरू हुआ, और 7वें दिन हमने पहली बार जो है रिलैक्स किया था 1 घंटे का। और रिलैक्सेशन बहुत बहुत डेंजरस होता है कर्फ्यू का। बहुत अलर्ट रहते हैं हम लोग पुलिस वाले, क्योंकि जब आप कर्फ्यू रिलैक्स करते हो, वो टाइम है जिसमें एक्चुअल में कोई शरारत कर जाएगा, चाकू मार जाएगा कहीं पीछे से। और वो टाइम है जब र्यूमर्स बहुत फैलती हैं, वहाँ 4 मार दी, वहाँ उनकी महिलाओं, ऐसी नेगेटिव नेगेटिव लैंग्वेज बोल बोल के र्यूमर फैलाते हैं, तो फिर से दंगा शुरू हो जाए जिससे। तो कर्फ्यू लागू करना जितना इम्पोर्टेंट है और जितना चैलेंजिंग है, उससे ज़्यादा चैलेंजिंग कर्फ्यू खोलना है। जो रियल टेंस एरियाज होते हैं उसको कर्फ्यू खोलने में भी आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। तो आप तो खैर ये हो गया अयोध्या मसले का, उस वक्त आप ड्यूटी थे। अच्छा है, कम से कम दर्शकों को पता तो चले कि ऐसा भी माहौल था, ऐसा ऐसा टाइम था। माहौल रहा था। और सबसे बड़ी चीज की पुलिस के लिए कितना टफ होता है, एक तो ये। दूसरा मैं पूछना चाहूंगा, जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को अलग अलग किया जा रहा था, उस वक्त आप कहाँ पर थे? और जाहिर सी बात है, क्या उस दौरान कोई ऐसी घटना हुई थी जो आपको याद है? आप आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे, क्या कर रहे थे आप, क्या था उस वक्त? जब अलग हुआ 2000 में, ठीक, 9 नवंबर 2000 को। किंतु आंदोलन आया था 94 में, तब मैं एसपी चमोली था। अच्छा, मतलब आप उत्तराखंड मैं पहुंच। उत्तराखंड में था, ऑलरेडी पोस्टेड था फ्रॉम यूपी गवर्नमेंट। अच्छा, हाँ, मतलब भाई यूपी का हिस्सा था उत्तराखंड, ठीक है। और चमोली में ही रुद्रप्रयाग भी था उन दिनों, रुद्रप्रयाग जिला बाद में बना। तो यानी बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी दोनों हमारे जिले में आते थे एज एसपी चमोली। तो शुरुआती दौर में मैंने खूब यात्रा को एंजॉय किया। उन दिनों तो केदारनाथ कोई हेलीकॉप्टर थे नहीं, तो पैदल केदारनाथ यात्रा की, बद्रीनाथ जी गए, हेमकुंड साहब गए, सब 2 महीना हमने ये सब किया पोस्टिंग के बाद। उसके बाद आया आंदोलन। ये आंदोलन शुरुआत में एंटी रिजर्वेशन आंदोलन था। ये आंदोलन शुरुआत में उत्तराखंड निर्माण का आंदोलन नहीं था। क्या था? क्या हुआ, मुलायम सिंह गवर्नमेंट थी,
उन्होंने जो है 27% जो आरक्षण ओबीसी वाला था उसको कॉलेजेस में लगा दिया मुलायम सिंह यादव ने। उस गवर्नमेंट ने, हम आदमी क्या बोले, सरकार ने। तो उत्तराखंड में ओबीसी है नहीं, बहुत कम है। आप देखेंगे ब्राह्मण, ठाकुर, एससीज या एसटीज, ओबीसी बहुत कम है पहाड़ के एरिया में। तो वहां एजिटेशन आ गया, हमारी सीट कम हो गई 27% कॉलेजों में, ठीक है ना। मतलब जॉब्स में तो पहले लग गया था आरक्षण, 90 में लग गया था शायद, 90-91 में, और एजुकेशन में 94 में लगा। उसके विरुद्ध आंदोलन खड़ा हुआ, आरक्षण विरोधी आंदोलन, और वो धीरे धीरे उत्तराखंड आंदोलन बन गया। हाँ, रोज कन्वर्ट होता गया, कहीं कुछ कांड हो गया, कहीं मसूरी कांड हो गया, कहीं पौड़ी कांड हो गया, कहीं खटीमा कांड हो गया, जो वायलेंस हुई, मतलब जहाँ पर दंगे हो गए। दंगे हुए, कई जगह दंगे हुए, कई जगह वायलेंस हुई, कई जगह लोग मरे। तो वो दूसरे जिलों की कहानियां थी। हमारे जिले में हमने एक स्टैंड ले लिया, डीएम साहब से बात की मैंने कहा देखो, हम तो भाई उत्तराखंड की मांग कोई राष्ट्र विरोधी मांग तो है नहीं, है ना। या तो भाई माओइस्ट लोग हैं, वो देश को तोड़ना चाहते हैं, या पहले नॉर्थ ईस्ट में डिमांड होती कि हमें अलग से स्टेट चाहिए, अलग, आउट ऑफ द कंट्री। ये तो विद इन द कंट्री राज्य अलग मांग रहे हैं ना। तो कोई राष्ट्र विरोधी मांग नहीं है, ये लोकतांत्रिक मांग है, ठीक है। तो हम इनको तब तक समर्थन करते हैं जब तक ये लोकतांत्रिक ढंग से अपना आंदोलन करें। तो हमने ये लाइन पकड़ ली, और ये लाइन हमारी आखिरी तक काम आई। आंदोलन को समर्थन दे दिया आपने जब तक लोकतांत्रिक तरीके से दंगा वैसा। तो हम हर कस्बे जाते थे, उनके हर शहर जाते थे, थाना क्षेत्र जाते थे, तहसील क्षेत्र जाते थे, और मन से बोलते थे कि हम आपके साथ हैं, आप आंदोलन करो, किंतु शांतिपूर्वक ढंग से करो। अगर हिंसा हुई तो फिर मेरी लिमिट पार हो जाएगी, मैं पुलिस अधिकारी हूँ, फिर मुझे आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। मतलब नेता ही जनता को गोली नहीं देते, पुलिस भी गोली देती। हमने गोली कहाँ दी? हमने तो सही काम किया ना, उनका अधिकार था वही स्टेट लेना, तो और उनको मिल भी गया बाद में। देखिए, जब तक उत्तराखंड यूपी में था, विकास कहाँ हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। हमें तो पता, वहाँ की पुलिस, वहाँ के थाने, वहाँ की हर चीज का बुरा हाल था। अब देखो कहाँ से कहाँ चला गया, 25 साल में उत्तराखंड को देखो आप। तो इसीलिए हमने ये स्टैंड लिया था। पेपर लीक को लेकर, पेपर लीक उत्तराखंड में तो आजकल पेपर लीक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, ये कैसे हो जा रहा है उत्तराखंड में? सेटिंग है कुछ? देखिए, पेपर लीक आज के ज़माने में ना, जितना ऑनलाइन और ये और 50 चीज़ें हैं, मैं नहीं मानता कि कोई गवर्नमेंट लेवल से किसी तरह का उसमें कोई कमी है। प्रॉब्लम क्या है कि स्टेक इतने हाई हो गए हैं, और करप्शन का लेवल बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है, तो इसलिए हर कोई प्रयासरत रहता है। क्या तो चीज के लिए? कोई ना कोई, जितने गैंगस्टर हैं, रास्ता ढूंढने की कोशिश में रहते हैं कि किसी तरह पेपर आउट हो जाए तो उनके बारे न्यारे हो जाए। तो जो हमने अपना पेपर लीक केस पकड़ा था, जो सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन होता है ना, उसके लिए उस एग्जाम में हम वो लाइट में आया था। फिर हमने 4-5 और एग्जाम का कराया, ठीक है। तो ऑब्वियसली सीएम की सहमति से, सीएम के अप्रूवल से ही होता है। तो उसमें जो गेम हो रहा था वो ये हो रहा था, जहां से पेपर पब्लिश होता था, लखनऊ की प्रेस से, वो बेच रहे थे। 2 से 3 दिन पहले उसको आउट कर देते थे, 5-6 लोगों को 1-1, 2-2 करोड़ लेते थे उनसे, ठीक है। फिर ये आगे बेच देते थे, जिसने 1-2 करोड़ में खरीदा वो आगे 5 करोड़ बनाएगा, 20-30 लोग, 50 लोगों को 10-10, 20-20, 30-30 लाख में, राइट। तो वो सारे माफिया हमने अंदर किए, इंक्लूडिंग द ओनर ऑफ द प्रेस। और मैंने अपने टाइम में, मुझे याद है, हमने 90 लोगों को जेल भेजा। ये कब की बात? ये सब यही 21, 22, 23। यानी 21, 22, 23 में भी मतलब पेपर लीक का इतिहास उत्तराखंड में बहुत पुराना। नहीं, 16 तक थे, 2016 तक के एग्जाम से के केस पकड़े थे हम। तो बाकी जगह भी चल रहा है, उत्तराखंड अकेले की बात नहीं है। पर यह है कि अगर इंटेंशन क्लियर रहे तो रोका जा सकता है। कैसे इन्वेस्टिगेशन इसमें कैसे हुआ पेपर लीक को? आपने उस वक्त का रहा होगा, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन भी तो काफी टफ होती होगी ना भाई, किस तरह से कहा मेन सिरा, जैसे किरदार पकड़ते जाएंगे लेकिन मेन सिरा कहाँ से? देखिए, एसटीएफ को हमने दिया हुआ था, जैसा मैंने कहा कि ये लोग ना कई तरह के मोडस ऑपरेंडी लगाते हैं। एक ब्लूटूथ के माध्यम से होता है,
ठीक है, कि पेपर को बाथरूम जाओ और वहाँ ब्लूटूथ के माध्यम से बाहर कर दो, फिर लोग कहीं आसपास के दायरे में बैठे रहते हैं, उनसे सोल्व करके मंगवाते हैं। तो वो एक मोडस ऑपरेंडाई है। एक था, हमने एक ऑनलाइन के स्कैम पकड़ा था, जिसमें मान लिया 2 घंटे की परीक्षा है, तो 1 घंटा 50 मिनट उसने कुछ नहीं किया, आखिरी के 10 मिनट में सारे आंसर कर दिए। तो वो उसमें पता चल जाता है कि आपने कितने कौन से टाइम में आपने अटेम्प्ट किया, तो इसका मतलब जरूर उसमें स्कैम हुआ, आखिरी 10 मिनट में कहाँ से आ गया उसमें आंसर। तो ये जो मेन प्राइम केस जहाँ से शुरू हुआ था, जो फर्स्ट केस हमने किया था, वो यही वाला था कि जिसमें पूरा जहाँ से प्रेस हो रहा था, पब्लिश हो रहा था क्वेश्चन पेपर, वहीं से लीक हुआ था। एक केस हमें निकला था जहाँ OMR शीट में छेड़छाड़ थी, ठीक है। तो इसी तरह के केस होते हैं। एक हमने बताया ब्लूटूथ वाला केस था, इस तरह के केसेस थे। अच्छा, आप उत्तराखंड में एसएसपी रुद्रपुर भी थे? एसपी रुद्रपुर। एसपी रुद्रपुर थे। और जहाँ तक मुझे जानकारी है 1984 से 1994 तक आतंकवादी घटनाओं में 300 पुलिसकर्मी 300 लोग मारे गए थे। 25 पुलिसकर्मी SHO लेवल के। कभी कभी आतंकियों से आमना सामना हुआ क्या? किस तरह से आतंकवादी घटनाएं उत्तराखंड में घटी? देखिए, उत्तराखंड तो तब तक बना भी नहीं था, ठीक है। ये बात है 84 से 94 की। ये लास्ट डेकेड ऑफ टेररिज्म इन पंजाब। पंजाब में भी 94 तक रहा टेररिज्म, ठीक है। और फर्स्ट डेकेड में तो ये उत्तराखंड या यूपी की तराई में नहीं आया था, किंतु 84-85 के आसपास आफ्टर ऑपरेशन ब्लू स्टार ये जो है यूपी की तराई में भी आ गया। यूपी की तराई में सिख आबादी बहुत है, ठीक है। उनको इंडिपेंडेंस के बाद मिल गई होगी ज़मीनें जो पाकिस्तान से आए थे, तो वहाँ पर भी जो है पंजाब के आतंकवाद का इम्पैक्ट आ गया, ठीक है। तो ये वो इम्पैक्ट था। तो नैनीताल ज़िले में आजकल उसके 2 ज़िले बन गए हैं, नैनीताल और उधम सिंह नगर। पहले वो एक ही ज़िला था। तो जो उधम सिंह नगर SSP की सीट है आज, वो उन दिनों SP ग्रामीण नैनीताल करके कहलाती थी। तो मैं ASP इलाहाबाद था, 93 की बात है, जून 93। तो 24 जून को एक एनकाउंटर हुआ बाजपुर थाने में। बाजपुर थाना अभी उधम सिंह नगर में आता है, और वो एनकाउंटर एक प्रकार से पुलिस की भाषा में बोलें तो फेल्ड एनकाउंटर हुआ। फेल्ड एनकाउंटर? हाँ, क्योंकि क्या हुआ, 4 आतंकवादी थे, उनको पुलिस ने देखा, गन्ने के खेत में घुस गए, फायरिंग शुरू हो गई, फिर अंधेरा हो गया, तो पुलिस ने सोचा अंधेरे में कहीं हमारी कैजुअल्टी न हो जाए, उनको घेरा डाल दिया। तो आतंकवादी 4 हैं गन्ने के खेत में, बाहर घेरा डला हुआ है। तो आतंकवादियों को पता है, उन्होंने नाइट का वेट किया कि अब रात में फायरिंग नहीं करते, ठीक है, अगली सुबह से करेंगे। तो आतंकवादियों ने सोचा कि अगले दिन में तो मरना ही है, कहाँ जाएंगे हम इतने बड़े घेरे को तोड़। तो वो सुबह सुबह वो फटने से पहले एक चांस लिया आतंकवादियों ने, और वो ऐसा टाइम भी होता है, लोग बाथरूम जा रहे हैं, लोग ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, तो वो एक बर्स्ट फायर मारते हुए भाग गए चारों। हाँ, तो दो पुलिस वाले मर गए, समझ गए ना भाई। एक घेरा लगा हुआ है और आतंकवादी गन्ने से निकले करके, तब तक पुलिस जागृत होती, क्या हुआ, कहाँ हुआ, किधर हुआ, तब तक तो वो निकल गए और 2 मर गए हमारे। तो इसलिए इसको थोड़ा फील्ड एनकाउंटर कहा गया। ऑब्वियस सी बात है। हाँ, 4 आतंकवादी और पूरी रात आप घेरा बना के इंतजार कर रहे हैं कि दिन होगा तब मारेंगे, और 1000 से ज्यादा पुलिस, और फाइनली पुलिस की कैजुअल्टी हो गई। 1000 पुलिस? 1000 तो उन दिनों इकट्ठा करते ही थे जब बड़े हाँ, आतंकवादी 1000 पुलिस, 4 आतंकवादी रात में गन्ने के खेत में घेर के और इंतजार कर रहे हैं, सुबह होगा तब देखा जाएगा। हाँ, तब मारेंगे। वो सुबह होने से पहले निकल लिए, तो पुलिस वाले मार भी गए, 2 पुलिस वाले मार भी गए। फिर तो ऐसे में जानते हो आप, गाज गिरती है लोगों पे। मैं उसके परिणाम स्वरूप यहाँ आया, मैंने इसलिए कहानी सुनाई। अच्छा, हाँ, मतलब उसके क्या वो मतलब उसमें हुआ कि भाई SP को हटाओ, इनको हटाओ, उनको हटाओ, ये लोग सफल नहीं हुए, इनकी प्लानिंग फेल हो गई, वगैरह वगैरह। तो इसलिए मुझे 24 जून की घटना है, 25 जून को ऑर्डर मिलता है इलाहाबाद में कि आप जो है प्रमोशन पे ASP से SP ग्रामीण बन के नैनीताल पहुंचिए। तो हम सोच रहे प्रमोशन हो गया, नैनीताल जा रहे हैं। जब हम बरेली स्टेशन आए, रेलवे स्टेशन पे उतरे, जो कौन सी संगम नहीं होती थी, वो दूसरी नौचंदी होती थी शायद, हाँ। तो उससे उतरे तो देखा पूरी प्लाटून PAC खड़ी है।
तो हमने सोचा भाई ये इतनी पीएचडी क्या कर रही है? बोले सर हम तो आपके लिए आए हैं। मैंने कहा एसपी के लिए इतनी पीएचडी कब से लगने लग गई? एक गनर आ जाएगा भाई, और क्या है? हैं? फिर बताया उन्होंने, बड़े आतंकवाद, आपको रुद्रपुर में चलना, बहुत आतंकवाद है वहाँ। तब मुझे समझ आया, एहसास हुआ कि मेरी पोस्टिंग नैनीताल तो हुई है, नैनीताल तो जिला है, एक्चुअल पोस्टिंग तो रुद्रपुर में हुई है, जो आतंकवाद ग्रसित क्षेत्र था। तो तब से हमने वो चैलेंज स्वीकार किया और फाइनली हमने कुल मिला के काफ़ी सफलता मिली, मतलब हमको आतंकवाद का सफाया करने में ज़बरदस्त सफलता मिली रुद्रपुर में। किस तरह से ऑपरेशन चले? कोई ऐसा आतंकवादी जिसका एनकाउंटर आपको याद हो या गिरफ्तार किया हो, कोई दो एक चीज? देखिए, जो ये लोग भागे थे, ये स्वर्ण सिंह जवंदा गैंग था, BSTK का, भिंडरा वाले सेफरन टाइगर्स ऑफ खालिस्तान, और हीरा सिंह उसका एरिया कमांडर था। तो उसकी कमांड में ये गैंग था। तो मेरी जो रिपोर्टिंग हुई थी ना, एज एसपी जब जाते हो, मेरे SSP उस टाइम जंगल में कॉम्बिंग कर रहे थे, ठीक है, और जब मैं उनको रिपोर्टिंग करने गया तो वो किसी मंजी में बैठे हुए थे, अपनी दाढ़ी बना रहे थे। तो ऐसे माहौल में, और उन्होंने कहा बेटा अशोक जुट जाओ, ये तुम्हारा टारगेट है, अब ये जो 4 भागे इनको छोड़ना नहीं है, ठीक है, इनको पकड़ना ही हमारा टारगेट। तो डे 1 से हम उस पर लगे हुए थे। तो शुरुआती दौर में हमने ऑपरेशन चलाए, पूरी तराई को छान मारा, जंगलों को, इसको, झालों को, झाले होते थे ना उन दिनों, खेतों में झाले होते थे इनके। तो हमें ना 2 दिन के गैप में हम रहते थे, मतलब सूचना आ रही है आज कि परसों यहाँ आए थे, परसों वहाँ देखे गए, वहाँ से निकल गए, इधर से चले गए हैं। शुरुआती दौर में उनके एक जने के पैर में गोली भी लगी थी, उस डॉक्टर के यहाँ इलाज कराया, 2 दिन बाद पता चलता, तब तक निकल गए। तो हमेशा गैप रहता था। तो मैंने कहा यार ये इतना गैप क्यों रहता है, इसको कैसे कम करें? तो फिर मेरे को एक अच्छी बड़ी बात पता चली वहाँ पे, वो ये चला कि टाडा जो था ना हमारा, उसमें आतंकवादी को शरण देने में भी उतनी ही सजा थी जितनी आतंकवाद में थी, बराबर की सजा थी। और मैंने एनालिसिस किया, मान लिया टाडा में 40 लोग बंद हैं, तो 10 आतंकवादी हैं, 30 शरण देने वाले हैं, और कई लोग इसका भी धंधा बना लेते हैं, वो आपस में भी फंसवा देते हैं एक दूसरे को कि इसके यहाँ रुके थे गन्ने के खेत में, इसने रोटी पहुंचाई थी, इसने खाना दिया था, ठीक है, ऐसा माहौल था। तो मैं खूब घरों तक जाता था, मैं आतंकवादियों के घरों में भी गया जो अरेस्ट हो चुके थे पुराने, और मैं विक्टिम्स के घर पे भी गया, और जो मैं शरणदाताओं के घर पे भी गया। तो मेरी समझ में आया कि AK-47 की नोक पे बेचारे खाना देते थे। कौन मना करेगा किसी के घर में आतंकवादी आ जाए कि बेटा खाना भी देना है, और हम यहाँ भी, हमारे सोने का इंतजाम भी करना, और ये भी करना और वो भी करना है, कौन मना करेगा? तो हमने मन से कहना शुरू किया कि भाई आज से आतंकवादियों के शरणदाताओं पे टाडा नहीं लगेगा, अनलेस मेरे पास प्रूफ हो कि तुम सच में उनसे मिले हो, हम आपको निर्दोष मान के चलेंगे। हर जगह खेल किया। नहीं, यही तो खेल है। यही है ये पुलिस। कॉन्फिडेंस भी है यार, ये पुलिसिंग है, ये ये- किताब में नहीं पढ़ाई जाएगी, ये आपका ये मानवीयता भी है। मेरे दिल ने कहा ये आतंकवादी नहीं है, हम जबरदस्ती इनको टाडा में आतंकवादी बना रहे हैं, संख्या बढ़ा रहे हैं, आतंकवादी है ही नहीं, ये तो बेचारे उसके विक्टिम है, ये तो खुद विक्टिम है, उनके हथियार की नोक पे इनको। मैं कहाँ तक किस्सा बताऊं, एक किस्सा मुझे यहाँ तक पता चला, एक जगह उन्होंने लड़की तक मांगी AK-47 की नोक पे। तो क्या करें, तो विक्टिम है। तो इसलिए मैंने कहा मैं इनको कभी उसमें टाडा में बंद नहीं करूंगा। उसका इतना बड़ा फायदा मुझे मिला, सूचनाएं आने लगी खट 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 खट, क्योंकि लोगों से डर निकल गया ना। नहीं तो लोग क्या थे, अगर वो आ भी गए, उनके यहाँ 10 मिनट रुक भी गए, तो बस जी इसको पकड़ा दो पुलिस में, समझ गए ना। आपस की दुश्मनियां निकालते हैं लोग आजकल, पड़ोसी तो हर पड़ोसी से में कहीं ना कहीं खिंची होती है खेत वेत को लेके, और उसको पुलिस में गिरफ्तार करवा देते थे। तो फिर हमें सूचना जल्दी आने लग गई। तो उसी का परिणाम हुआ जो हमने एक सफल एनकाउंटर किया इस पूरे गैंग का, कि 22 जनवरी 94 को हमने फाइनली एक एनकाउंटर किया, जिसके बाद आतंकवाद खत्म हो गया वहां से। अब वो खत्म हो गया, लेकिन अभी भी गाहे बगाहे खालिस्तानी आतंकवादी का कोई केस होता है तो मैं देखता हूँ कि उत्तराखंड के इर्द गिर्द छुपे होने की या
कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर आ जाता है तराई बोलते हैं, थोड़ा बहुत। देखिए, ऐसा है कि कोई भी अपने समर्थक ढूंढता है तो पॉसिबिलिटी तो रहेगी ना। जैसे आईएसआई का जो आतंकवाद होगा तो वो वैसे ही पॉपुलेशन में उनको शरण मिलेगी ना, अपने जैसे लोगों में। तो इसी तरह कैराना वैराना में, देवबंद में उनको उसका शरण लेने का चांस रहेगा सपोर्ट। तो ऐसे ही यहाँ पे था, ऐसा नहीं है। और जो हमारा इनकाउंटर हुआ था वो भी आसानी से नहीं हुआ था। 3000 गोली चली, 3 घंटा इनकाउंटर। 3000 गोली, 3 Yes. क्या था सर, कैसे मतलब ये जो 4 लोग थे जो भागे हुए थे, ये रुद्रपुर से 9 किलोमीटर दूर एक गन्ने के खेत में आके छिप गए 21 जनवरी की रात को। गैंग लीडर था हीरा सिंह, उसने उनमें से 2 को भेजा रुद्रपुर। ठीक है, इन्होंने कहा एक मोटरसाइकिल लेकर के आओ। ठीक है, उससे जो वहाँ का बिगेस्ट राइस मिलर है उसके बेटे को किडनैप करेंगे और उससे 50 लाख मांगेंगे। 94 का 50 लाख, आज का 50 करोड़ है। देख लीजिए आप, किसी भी चीज़ की वैल्यू देख लीजिए। 94 का 50 लाख, आज का 50 करोड़ है। एफआईआर में लिखा होगा 50 लाख, मुझे अमाउंट याद है कि 50 लाख की फिरौती लेंगे। हम लोग 6 महीने से भाग रहे हैं, पुलिस पीछे और हम भाग रहे हैं रोज रोज, और फिर यहाँ से आगे कहीं प्रस्थान कर जाएंगे। मतलब हम ये तराई क्षेत्र को छोड़ देंगे। ये पूरे गैंग की प्लानिंग में आया और किडनैप करके लाना है। मतलब आप एक मोटरसाइकिल लाओ रात में, सुबह फिर हम अर्ली मॉर्निंग उसकी किडनैप करके निकल लेंगे। हमारा सौभाग्य कहिए पुलिस का कि जो 2 लोग रुद्रपुर आए थे, ये खा पी करके, दारू वारू पी करके आपस में लड़ लिए। अच्छा, कहा सुनी हो गई। एक जने ने दूसरे की बहन को लेके टॉन्ट मार दिया है कि तेरी बहन तो ये, अच्छा तुम मेरी बहन पे जा रहा है। उसने उठा के चाकू मार दिया उसको। इन दोनों में से एक ने दूसरे को चाकू मार दिया। अच्छा, समझ गए आप। तो जो दूसरा था उसका नाम संदीप एलियस बिट्टू था, जो जिंदा था। हैं? अब उसको डर लगा कि बेटा ये तो मर गया तो मुझे तो हीरा सिंह छोड़ेगा नहीं, गैंग लीडर। तो मैं अगर वहां जाता हूँ तो ये तो वो मुझे मार देगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो उसने किसी जानकार के थ्रू मुझे अप्रोच किया। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह 8:30 बजे मेरे पास कॉल आई कि सर मेरे पास एक ऐसा बंदा है जो जानता है हीरा सिंह कहाँ छुपा हुआ है इस वक्त। तो मैंने कहा ले आओ खट से। तो वो मेरे घर आ गया इमीडिएट। तो घर से उन्होंने बोला कि यहाँ से इतनी दूर है, यहाँ पे गन्ने का खेत है, मुझे पता है। तो आई ट्रस्टेड हिम फुल्ली। गेम यहाँ ये है, अगर मैंने उसको ट्रस्ट कर लिया मैंने, और अगर मेरा ट्रस्ट गलत निकलता तो जो विश्वास था। मैं इसकी कहानी आपको बताता हूँ। मेरे ज्वाइन करते ही तीसरे दिन हमारे पास एक महिला आई। सीओ थे रामाश्रय यादव, ईस्टर्न यूपी के थे। ठीक है, उनकी विधवा थी वो। तो वो आई, मैंने अपनी वाइफ को ही बुलाया। वो आई थी कि छोटे से बच्चे को गोद में लेके। उनका हस्बैंड वहाँ शहीद हुआ था आतंकवाद में। और उसकी कहानी पता ही क्या थी। वो मिसट्रस्ट से मुझे याद आ रहा है कि हमने जो विश्वास किया, ऐसे ही एक विश्वास करके उन्होंने एक ट्रैप बनाया आतंकवादियों ने। ट्रैप क्या था, एक होमगार्ड के पैर में छर्रे मार दिए। 47 नहीं मारी, छर्रे। तो उससे ये हो गया कि इस क्षेत्र में आतंकवादी हैं। होमगार्ड ने आके थाने बताया। थाने पे सीओ साहब भी बैठे थे। सीओ साहब, थाना अध्यक्ष और बाकी 4 लोग गाड़ी में बैठ के, दोनों बैठ के इमीडिएटली चले गए खेतों की तरफ। और वहाँ थी पुलिया। पुलिया के नीचे उन्होंने एम्बुश लगा रखा था आरडीएक्स। उनकी जीप इतना कहते हैं 50-50 मीटर तक परखच्चे उड़ गए उसके। पेड़ों पे टंगे हुए थे बॉडी पार्ट्स। 6 के 6 लोग में से एक भी नहीं बचा था। तो ये देखो ट्रैप की बात देखो आप। ट्रैप था ना जो उन्होंने कहा कि हाँ आतंकवादी हैं। इट वॉज ए ट्रैप। तो मुझे उस शाम को समझ में आया कि ये ट्रैप भी तो हो सकता था। जो मुझे अप्रोच कर रहा है कि हाँ आतंकवादी हैं, तो ये हमारे लिए ट्रैप हो सकता था। वहाँ पे एम्बुश लगा रखा हो, आरडीएक्स लगा रखा हो। हमने ट्रस्ट किया, वही हमारी सफलता का कारण बना। आमतौर पे
उससे पहले मेरे को बताते हैं, कोई भी पुलिस वाले ना 100 आदमी इकट्ठा होने से पहले चलते नहीं थे, कि कम से कम 100 हो जाए तब जाएंगे आतंकवादियों से लड़ने। वे तो फिर आपने ट्रस्ट कर लिया। हमने ट्रस्ट किया तो हमने अपने 4 आदमी उठाए, गार्ड में जो रहते थे, अपनी AK-47 जो हमारे हमेशा वो मेरा पोस्टिंग का अकेला फेज था जब AK-47 मेरे हाथ में रहती थी, गाड़ी में भी, बिस्तर में भी, बेडरूम में भी टंगी रहती थी, क्योंकि आतंकवादी इतना ज़्यादा था। ठीक है, तो AK-47 हमने उठाई, अपने वो उठाई 4 लोग, और उसको लेके चल दिए हम जिप्सी में बैठा के। टोटल हम ड्राइवर, वो टेररिस्ट, हम और 4 लोग, टोटल 7 लोग जिप्सी में हर बुरा करके हम पहुंच गए, और वायरलेस पे सबको बोला पहुंचो 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 पहुंचो। ठीक है, तो वो फेज था, उसने मुझे दिखाया कि ये खेत है, यहाँ बैठे हैं वो लोग। तो मैंने अपने जो गार्ड थे ना, सारे चारों ओर उतार दिए एक एक, उन पे भी थे AK-47, पर वो मैंने उतार दिए ऐसे कि भाई जिससे भाग न पाए, नाकेबंदी कर दी। और एक टाइम ऐसा था कि मेरे एक हाथ में AK-47 था, एक हाथ में वो टेररिस्ट था। तो अगर वो ट्रैप होता, जो संदीप था, तो अंदर से उनको तो हम दिख रहे थे, वी वर सिटिंग डक्स, वो जब मर्जी फायर करके हमें मार लेते। हमें नहीं दिखता, गन्ने में आप अंदर देख नहीं पाओगे, उनको हम दिख जाएंगे, वो तो अंधेरे में बैठे ना, हम लाइट में। बट लकीली ऐसा कुछ नहीं था, ये जेन्युइन घटना थी, वो जेन्युइनली डरा हुआ था। संदीप को पता था कि अगर पुलिस ने मेरा साथ नहीं दिया तो ये मुझे मार तो देगा। ये मुझे मार देगा। तो फिर धीरे धीरे पुलिस आई, हमने तब तक फायरिंग नहीं खोली जब तक पूरी पुलिस नहीं आ गई। फिर पूरी पुलिस जब आ गई तब हमने एनकाउंटर शुरू किया। चला 3 घंटे, उधर से फायर आता रहा। हाँ, क्योंकि वो बनने के खेत में अंधेरा है ना, और एक अनसर्टेनिटी है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है, अंदाजे से मार रहे हैं कि इधर से फायर आ रहा है। फाइनली हम लोग को सफलता मिली, मारे गए वो दोनों। 2 थे, दो ऐसे खत्म हो गए, तो पूरा खत्म हो गया। वो संदीप आ गया, संदीप जेल गया, संदीप जल गया। चलिए आरोप अपने रात वाले को मारने के उसमें आरोप में, इसमें नहीं। हाँ। तो ये आतंकवाद से जुड़ी ये कहानी है। वहाँ अलीगढ़ में भी था ना? हाँ, मैं तो यूपी में अलीगढ़, मैनपुरी, शाहजहानपुर, मथुरा, रामपुर, बहुत जगह रहा हूँ। तो उस वक्त तो पूरा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, बोले उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य था इसका मतलब तो अपने आप में। और क्या, और शायद इस वजह से उत्तराखंड बहुत पीछे, क्योंकि अब उत्तराखंड भी पोस्टिंग रही और दोनों उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अलग अलग हुआ, तब आप DGP भी बने। उत्तराखंड तो अब काफी खैर डेवलप हो गया। अलीगढ़ में कोई दहेज का मामला सामने आया था, काफी हुजाबा केस था। ये जो मेरी खाके में इंसान है ना, हाँ, मैंने इसमें 16 कहानियां लिखी, जिसमें एक तो आतंकवादी है वाली है, एक एक्सटोर्शन वेस्टर्न यूपी का काफ़ी बड़ा माफिया था, उसके एनकाउंटर की कहानी है, गैंग रेप और इस तरह की कहानियां भी लिखी हैं। एक हमने जेलर को जेल भेजा था, वो कहानी भी लिखी है उसमें। तो ये जो कहानी है अलीगढ़ में, ये वो एपिसोड है जो डोगरी उन दिनों बहुत ज़्यादा थी। ये डोगरी एक्ट भी तो 86 के आसपास ही बना है ना, कब बना है? तो मैं 92 में था अलीगढ़ में, 8 महीने रहा था। तो एज ASP एक बारी जो है ना डोगरी डेथ की सूचना आई, और डोगरी डेथ को आमतौर पे लीगली मैंडेटरी है कि उसको एक CO रैंक का अधिकारी, गजेटेड ऑफिसर ही इन्वेस्टिगेट करेगा। कानून ने मैंडेटरी किया हुआ है, किंतु ट्रेजेडी क्या है, कोई लोग मौके पे नहीं जाते। जो SHO ने बना दिया वो बना करके उसी के हिसाब से विवेचना करते रहते हैं। तो इस केस में हम गए, ठीक है, एक डोगरी डेथ की सूचना ही हम गए। तो मेरी नेचर थी कि नई नई मैरिज हुई थी उन दिनों, कि इस तरह के केस में वाइफ को भी साथ ले लेते थे, और मैं अपने ड्राइवर और गनर को बना के रखता था कि भाई जहाँ भी मैं जाऊँ ना, जिस भी घटना स्थल पे, मैं अलग बात करूँगा, तुम अलग से बात करते रहना, ठीक है। उसका फायदा पता है क्या होता था? 95% जनता ऑफिसर से तो मिलना नहीं चाहती, खुसर पुसर बहुत करती है, क्योंकि वो डरते हैं ना पुलिस के सामने इनको बयान देना पड़ेगा फिर, तो हमें तो बताएंगे नहीं। तो ड्राइवर गनर को सारी सूचना मिलती रहती थी, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ये कांड, ऐसे कोई नहीं बोलेगा पर सच्चाई है, हैं? तो वो मेरे पास इंटेलिजेंस आ जाती थी। तो इस वाले केस में हमने लगभग 1 घंटा हो गया हमारा, पूरी छानबीन कर डाली। जितने भी घर में एजेड बुढ़िया भी थी, और भी थे, हस्बैंड भी था, ससुर भी था, सास भी थी, पड़ोसी भी थे, सबसे बात हो करके
उन्होंने इतना तैयारी कर रखा था हार्डकोर, एस्टेब्लिश हो गया कि सुसाइड है, ठीक है, महिला ने खुद को आग लगाई है। फिर जो है ना, चुपचाप मेरी वाइफ ने भी चुपचाप से इन्वेस्टिगेशन ने कहा एक छोटे बच्चे को किससे बात करते हैं, 6-7 साल का एक बच्चा था, वो बेटा था उसका मरने वाले का। उससे हमने अकेले में बात की, उसने सब खोल दिया। उसने बोला तो मेरे सामने माँ को जलाया इन्होंने और मेरे को डरा रखा है कि बोलना नहीं है। तो ऐसे ही होता था, मतलब मर्डर को सुसाइड में कन्वर्ट कर रहे थे ना। तो इस तरह के केसेस आते हैं। लास्ट सवाल मेरा रहेगा, एक्सटॉर्शन क्या था एक्सटॉर्शन का जिसका एनकाउंटर हुआ था? ये बड़ा माफिया था वेस्टर्न यूपी और उत्तराखंड में, इसका काफ़ी नाम था, आतंक था कह लीजिए। और 2003 की घटना है। इसमें काफ़ी ऑपरेशनल जो है ना, काफ़ी सारे इमोशंस का भी इसमें बीच में रोल है। काफ़ी इम्पोर्टेंट घटना है ये, काफ़ी एरिया में बड़ा नाम रहा था उसका, काफ़ी, क्योंकि टेरर था। क्या नाम है यार उनका कुछ? नाम था उसका भूरी। अच्छा, बोरी। हाँ, आप पता करिएगा तो पूरा वेस्टर्न यूपी बेल्ट में बड़ा नाम था। 2003 की बात है। तो मेरे पास एक बंदा डीजीपी ऑफिस के थ्रू आया, किसी को जानता होगा, रुड़की का था, उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी। तो उससे 10 लाख की फिरौती मांग रहे थे लोग कि बेटा 10 लाख रुपए दे दो, नहीं तो फिर जो हश्र होगा आप जानो। मेरे से मिलने आया, मैंने कहा ठीक है यार, हम आपको एफआईआर करवा देते हैं। मैंने इंस्पेक्टर को फ़ोन किया कि भाई इसके एफआईआर करो, इसमें काम करो इमीडिएट, ठीक है, और इसको एक गनर भी दे दो। तो इतनी बात हो गई। उसके 2 दिन बाद वो आया दोबारा, और इस बार आया तो उसकी, मतलब समझ लो पूरा वही अलग था, घिग्गी बंधी हुई थी उसकी। मैं कहा क्या हो गया? उसने मुझे एक ऑडियो सुनाया। ऑडियो मेरे से मिट गया, इतनी गंदी गंदी उसको गालियां देता है बंदा, मतलब माँ बहन तो बहुत पीछे रह गया, बहुत आगे तक की गालियां देता कि भाई तेरी, उसका लबोलवाब ये था कि भाई तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, हम तो 2 टपकाए आते हैं, वो हमें भाई नहीं एफआईआर नहीं करते हैं, तेरे से तो 10 लाख ही तो मांगे थे, क्या कर दिया मैंने तेरा? ऐसे बोल रहा हूँ उसी लैंग्वेज में, इसी वेस्टर्न यूपी के रहने वाला था ना। हाँ, तो बोला मेरे को तेरे से न 5 लाख चाहिए, न 10 चाहिए, न 20 चाहिए, अब देखता हूँ मैं तुझे तेरा एसपी कैसे बचाता है, अब तुझे हम रहने नहीं देंगे, तुझे और तेरे परिवार को। तो इसलिए वो कांप रहा था बेचारा, डर के साए में एकदम जो है उसने दुकान जाना बंद कर दिया कि, और बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया कि जाने कब मार जाए। उसने कहा मैं भेजूंगा, 2 भेजूंगा, वो पकड़े जाएंगे, फिर दूसरे 2 भेजूंगा, देखते हैं तुझे को पुलिस कब तक बचाती। तो मुझे एहसास हुआ यार, ये तो मैंने तो अपने नॉर्मल कॉन्फिडेंस में कर दिया, बट इसकी बात में दम है। एक गनर कहाँ तक बचा लेगा आप बताओ? 24 घंटे तो एक गनर वैसे नहीं जाग सकता बेचारा, और फिर बाकी उसका परिवार भी तो है। तो मुझे अपनी पर्सनल जिम्मेदारी लगने लग गई कि यार इस बच्चे को, बंदे को कुछ हो गया तो कहीं ना कहीं मैं भी इसका वो होऊंगा। वो इनडायरेक्टली कहना चाह रहा था कि एफआईआर कराते तो बिना नाम से कराते, कि कोई अज्ञात बदमाश मांग रहा है मेरे से, मेरे नाम से एफआईआर कराने की हिम्मत कैसे करी तुमने? उसका मतलब रुतबा खत्म हो गया ना उसके भाषा में, तो कि मेरा टेरर खत्म हो रहा है मतलब। तो फिर हमने, तो टेरर पुलिस की नजर में खत्म हो रहा है ना, पुलिस ही नहीं करती होगी ना नेम एफआईआर। पुलिस नहीं, पब्लिक भी डरती है। पब्लिक डरती, पुलिस तो कराएगा तो कर ही देगी यार, ऐसी बात नहीं है, बट पब्लिक ये डरती है ना कि जैसे आप अतीक का नाम ले रहे थे, तो उसके खिलाफ एफआईआर कराने से आदमी डरेगा तो ना, कि भाई कल को उसके रिपरकशन आएंगे, तो वो रिपरकशन आ रहे थे। और मैंने इसको उतना सोचा नहीं था जब मैंने एफआईआर ऑर्डर करी, भाई एफआईआर कराएंगे तो पकड़ेंगे। अब मुझे उसके बाद समझने आने लगा ना ग्रेविटी, कि इस बेचारे की तो जिंदगी नरक हो गई है, तो इसकी जिंदगी खत्म ही हो गई, तो 24 घंटे डर रहा है कि जाने कब बदमाश के 2 गुण आएंगे, मार जाएंगे। आप समझ गए ना? फिर हमने एसओजी लगाई हुई थी, और एसओजी हमारी हमेशा
असफल हो जाती थी। एसओजी क्यों असफल होती थी? उन दिनों पीसीओ का ज़माना था। पीसीओ से फ़ोन करते थे, जिस नंबर से कॉल आ रहा होता था वो हमारे एसओजी को बताता था, वो विक्टिम हैं। और जब वो एसओजी पे आता था नंबर, हम तब तक ट्रैक करते थे कि एड्रेस क्या है पीसीओ का। हमारे पास पूरा डेटा बैंक था, कौन सा पीसीओ कहाँ पे है, किस नंबर से कहाँ आ रहा है। तो तब तक वो कॉल कट जाती थी। जब तक पुलिस जाती थी तब तक बदमाश गायब हो जाते थे। कॉल इनकी सारी गाजियाबाद के आसपास के एरिया से आ रही थी। हम थे हरिद्वार, ठीक है, एसएसपी हरिद्वार थे। तो एक एक केस में वो हरिद्वार भी इन्वॉल्व था, ये माफिया। हाँ, एक कोई जमीन का टुकड़ा था गंगा किनारे, उस पे अपना दावा पेश कर रहा था, ठीक है। एक बंदा था, उसको कहता था इस पे अपना दावा छोड़ दे, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। तो वहां भी इसकी कॉल जारी थी। तो हमने इनको दोनों को ट्रेन किया कि तुम्हारी कॉल आए ना इस बार, आप किसी तरह उसको लंबा खींचो, क्योंकि हमारी एसओजी जब तक पहुंचती है तब तक हम फ्लो हो जाते हैं। दूसरा, एसएसपी गाजियाबाद चंद्र प्रकाश था, मेरा बैचमेट था, लखनऊ में भी रहा है आईजी। तो मैंने उससे कहा कि भाई तू भी अपनी एसओजी लगा दे, जिससे कि जब भी आएगा तो खट से 2 टीमें जितना जल्दी पहुंच सकते हैं पहुंचने का। अपनी टीम मैंने गाजियाबादी स्टेशन कर दी। तो जिस दिन हमें सफलता मिली, वो कॉल गई उस लेडी को जिसकी जमीन थी अच्छा, हरिद्वार हरिद्वार, कोट। उसकी वाइफ को कॉल गई, ठीक है। तो शुरुआत में तो हल्की फुल्की बात है, आंटी अंकल कहाँ गए, तो वहाँ गए हैं। आंटी अंकल को कुछ लगता है ज़िंदगी से मोह बचा नहीं है, बहुत हो गया, अब कब तक हम इंतजार करेंगे हैं? एक ज़मीन के टुकड़े को खा के मरोगे क्या? फिर टपका जाएंगे, फिर क्या, कहाँ जाएगी ज़मीन? ना ज़मीन रहेगी ना कुछ रहेगा। तो एक बंदा तो उनमें से इस भाषा में बात कर रहा था। तो थोड़ी देर बाद जो है ना, उसने कहा अब आंटी ले तू मेरे दोस्त से और बात कर ले। 2 जने थे वो। दूसरे जने ने फोन उठाते ने लंपट वाली भाषा शुरू कर दी। मैंने पूरा ऑडियो सुना, वो गाली गलौज ये ना दूसरी लंपट लैंग्वेज में आ गया उस दिन, पता नहीं कैसे। कहता आंटी अब छोड़ तू, हमें तेरा प्लॉट भी नहीं चाहिए, जो अपनी बेटी को एक रात मेरे पास भेज दे, हाँ, हम प्लॉट से दावा छोड़ देंगे। बस आंटी को कुछ हमने ट्रेन किया हुआ था, कुछ उसको जेन्युइन जोश आया, ठीक है। फिर आंटी उल्टा शुरू हो गई, कुत्ते कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई, इतने भी गिरे नहीं है हम, अपनी बेटी को दे देंगे ऐसे, मतलब अपने को बचाने के लिए बेटी की इज्जत वो कर देंगे, हैं क्या समझ लिया तूने हमको। वो इसी इमोशंस में बात खींचती चली गई, और उसी फोन में 17वें मिनट में गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है कि हमारी पुलिस पहुंच गई और उन्होंने दोनों को ढेर कर दिया। तुरंत ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट, उसमें ऑडियो में भी आता है। अच्छा, इंटरसेप्शन ऑडियो में गोली चलने की आवाज आती है, मतलब मौका ही नहीं दिया, सीधे खलास। वो जो भी उन्होंने किया होगा, मतलब उन्होंने भी चलाई होगी गोली, पुलिस ने भी हाँ, चलाई वो होगी। लिखने में जो आता है ना, नहीं सर, अच्छा आता है जो है वो खाकी में इंसान हो ही बहुत जरूरी है, क्योंकि अब तो उत्तराखंड भी फैलता चला जा रहा है, और लोगों की मतलब इधर बीच क्या हुआ, पुलिस बनी। अब पुलिस बनाई इसलिए गई थी कि जनता की सेवा के लिए। बिल्कुल, ये जनता इस की- किताब में मैं यही लिख के चल रहा हूँ। हाँ, जनता लोगों के ये पुलिस वाले को भी लगा है, जो खाकी में वर्दी वाले हैं वो भी भूल चुके हैं कि भैया तुम्हारे को जो तनख्वाह सैलरी मिल रही है वो जनता की सेवा करने के लिए मिल रही है, उनको सुरक्षा देने की मिल रही है। सोसाइटी को तुम्हारी जरूरत क्या है? यही हाँ, तो है ना कि कोई तुम उनको सुरक्षित करो। सोसाइटी को पुलिस की कोई जरूरत नहीं है। अगर क्राइम ना हो तो पुलिस की आवश्यकता नहीं है। पुलिस की आवश्यकता इसलिए कि जनता की सेवा करो, जनता को सुरक्षित महसूस कराओ, जो अपराधी है उनको ठिकाने लगाओ। लेकिन अब उल्टा ये हो गया है कि पुलिस और बदमाश का अगर जोड़ जाता है और पुलिस से जनता डरने लगती है। तो उम्मीद है कि जो पुलिस वाले हैं वो आपकी किताब ये पढ़े, खाकी में इंसान। और ऐसा नहीं है, बहुत से पुलिस वाले ऐसे भी हैं जिनके अंदर इंसान है और इंसानियत दिखती भी है, गाय बगाए वो जनता की सेवा करते हैं सब। तो अशोक सर, आप यहाँ पर आए और आपने सारे जो सवाल थे उसका बड़ा शानदार जवाब दिया। अनुभव जो है वो बहुत आपका, मैं कुछ कहानियों तो मैं खोया भी,
अच्छा, थैंक यू कुछ सो कोई मच कहानी में सर। खोए हो तो सर आप यहाँ पर आए, आपका बहुत आप बहुत किताब पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। मैं बिल्कुल जो पढ़ेंगे सर। दूसरी किताब है ना साइबर एनकाउंटर, वो साइबर क्राइम पे है। हम्म। तो कैसे साइबर क्रिमिनल डिजिटल अरेस्ट और ये वो कैसे जनता का बेवकूफ बना रहे हैं, हाँ तो हम अगले एपिसोड किसी एपिसोड में उस एक पर एपिसोड में जरूर चर्चा साइबर क्राइम करेंगे। पर बात करूं, क्योंकि साइबर क्राइम फैलता भी चला जा रहा है, तो उस पर भी बात करेंगे। आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये शो थैंक यू, आपको कैसा लगा, थैंक अपना यू सो कमेंट मच। जरूर करिएगा। थैंक यू।